तो चलिए आज हम लोग मैथ का छठा दिन देख रहे हैं और छठा दिन में मॉडल 2 और क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये दूसरा मॉडल चल रहा है आपको, और दूसरा मॉडल में भी हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 30 तक देखेंगे। मतलब प्रतिदिन 10 प्रश्न आता है। और आज जो क्लास है वो समझिए कि 2 अंकीय पर आधारित है, 2 अंक पे आधारित। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ये एक बोल सकते हैं ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी अगर बोर्ड एग्ज़ाम जो है या बोर्ड परीक्षा जो है वह लो कैटेगरी के क्वेश्चंस बनाएगी तो इस टाइप से भी सब्जेक्टिव में डाल देती है। ठीक है, क्वेश्चन समझेंगे या हम सोल्व लिखें, उसके बाद हम पहले क्वेश्चंस पढ़ेंगे। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 सम, तो हम यहां लिखेंगे ना कि प्रथम 5 सम प्राकृतिक संख्या। क्या हो जाएगा बाबू? सम संख्या 2 से शुरू होती है, 2 के बाद 4 के बाद डबल कह लेते हैं 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद देखिए कै गो सम संख्या लिखे हम? 5 गो सम संख्या लिखे, 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकालना है, तो हम सबसे पहले प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या लिख दिए। अब हम क्या लिखेंगे? माध्य निकालना है। क्या निकालना है आपको? क्या आपको माध्य का फार्मूला पता है? प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, या तो फिर बोल सकते हैं कौन चीज? चर मान का योग बटा चर मान की संख्या। चलिए सबसे पहले प्रेक्षणों लिख देते हैं, ये आंकड़े को योग, सबसे बढ़िया आंकड़े का ही योग लिखेंगे। ये आंकड़ा आपको पता लग गया, आंकड़ा का योग्य बटा आंकड़े की संख्या। आंकड़ा की संख्या बताइए बाबू, हम आंकड़ा का योग करेंगे तो 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, और संख्या तो कुल कितना है? 5। सबको जोड़ देंगे तो 30 आता है। अब बटा में 5 से 30 कितना मरतबा कटेगा? तो बताइए इसकी माध्य कितना हो गया? तो आपसे पूछा जाता कि प्रथम 5 प्राकृतिक सम संख्या का माध्य बताइए, तो कितना बताइएगा? कि 6 होगा। क्लियर? किसी को दिक्कत? अब आपको नेक्स्ट सवाल देखना है। नेक्स्ट भी अपने आप में इजी है, ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। और सारे प्रश्न को अस्थाई से धीमे धीमे करके पहले पढ़िए, समझिए, उसके बाद उत्तर देने का प्रयास करना है। ठीक है, सारे प्रश्न इजी ही है। लग रहा है जरूर कि बहुत बड़ा है, लेकिन है बहुत इजी। ठीक है, राम 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है। राम जो है 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालता है, मतलब 2 सिक्कों को एक साथ उछालता है। माना कि एक सिक्का 1 रुपया के था और दूसरा सिक्का 2 रुपया का था। इसका प्रयोक्ता क्या है कि कम से कम एक चित्त प्राप्त हो। इसकी क्या प्रयोक्ता है? तो हम बोलेंगे कि 2 सिक्कों को उछालने पर संभव परिणाम क्या आपको पता है कि आप 2 गो सिक्का उछालोगे, चाहे 1 रुपया का हो या 2 रुपया का हो, तो 1 रुपये वाला में भी हेड और टेल होता है और 2 रुपये वाला में भी हेड और टेल होता है। ठीक है,
तो हम बोलेंगे कि सर इसमें तो सबसे पहले क्या आ सकता है, बोलिए। हेड और हेड हो सकता है, हेड और टेल हो सकता है, टेल और हेड हो सकता है, टेल और टेल हो सकता है। ये आपको क्या पता लग गया? संभव परिणाम, मतलब राम दो सिक्कों को एक साथ उछालेगा। मान लेते हैं कि 1 रुपये का सिक्का, एक 2 रुपये का सिक्का था, तो उछाला तो दोनों पर हेड आ गया, फिर एक बार उछाला तो दोनों पे टेल आ गया, एक बार उछाला तो एक हेड, एक पे टेल आया, दूसरा पर टेल और एक पर हेड। इस प्रकार से कुल कितना घटना घटेगा? 4 घटना। तो कुल संभव परिणामों की संख्या, बोलिए किसी की दिक्कत तो? अच्छा हाँ, डबल लिखा गया यहाँ पे, ठीक है, उल्टा यहाँ पे कर देना है, हेड और टेल हो जाएगा। कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या। अब बताइए बाबू कि कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो गया? 4 हो गया। अब हमको प्रायिकता किसकी निकालनी है? कि कम से कम एक चित प्राप्त करे, कम से कम एक चित प्राप्त करे। तो चित के अनुकूल परिणामों की संख्या, यह संभव परिणाम यहां लिख सकते हैं कि घटना, ऐसे विस्तार, घटना चित के, एक चित होना चाहिए ना, चित सिर्फ नहीं, घटना जैसे प्रश्न के वैसे बनाना है। घटना एक चित के अनुकूल, के अनुकूल संभव परिणाम है ना, संभव परिणाम। अब बोलेंगे सर कि एक चित हो, तो एक चित किसके किस में? आपको पता है एक चित किसके किस में आ रहा है? बोलिए। इसमें आ रहा है, एक है तो 2 चित, लेकिन एक चित ले लिए। फिर इसमें भी है एक चित और इसमें भी एक चित, ठीक है। पट के मतलब टेल होता है, चित के मतलब हेड होता है, ठीक है। तो चित बोला ना यहाँ पे बाबू, बोला चित, तो यहाँ पे क्या लिखना है? चित के मतलब एच, हेड। चित के मतलब हेड या एच बोलो, शॉर्ट में हेड बोलेंगे तो हेड को ही एच बोलते हैं यहाँ पे। तो कम से कम एक चित, मतलब कम से कम एक एच होना चाहिए जब उछाले। तो ऐसा कै गो है? 3 गो। तो घटना के अनुकूल कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहीं पे सेम उतार देते हैं इसको, और क्या, कि चित के अनुकूल या घटना के अनुकूल, सेम इसी को लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, कहा दोबारा प्रिंट करने जा इसको। चलिए हो गया। घटना चित के अनुकूल संभव परिणाम की संख्या कितना हो गया? परिणाम की संख्या, परिणाम की संख्या यहां पे लिखी तब सही होगा। संख्या कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब हमको निकालनी प्रायिकता। तो बाबू प्रायिकता किसकी निकालनी है? कम से कम एक चित, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है चित के अनुकूल परिणामों की संख्या, या घटना चित के अनुकूल परिणामों की संख्या, ये पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। फार्मूला में यह पूरा लिख सकते हैं, और बटा में क्या हो जाएगा? कुल संभव परिणामों की संख्या। तो यहाँ नीचे कुल संभव परिणामों की संख्या हम लिख दिए, और खाली बटा कर देना ऐसे। और घटना एक चित के अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या 4। क्या इस प्रश्न को आसानी से नहीं लिखा जा सकता है? किसी को दिक्कत? लिख दीजिएगा। चूंकि प्रायिकता जो है, चूंकि प्रायिकता बराबर 3/4, ये आपका आंसर आ गया। इसमें इतना ही करना है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल भी इजी ही है। गुणनखंड विधि द्वारा, कौन विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 बराबर 0 को क्या निकालनी है? मूल निकालनी है। तो लिखेंगे ना यहाँ कि सर द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ आपको बाबू?
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसकी मूल निकालना है, द्विघात सूत्र से ना, गुणनखंड विधि से। कैसे निकालना है? तो आप अगर आप इसको गुणनखंड विधि से निकालोगे तो क्या करेंगे आप, हमको बताइए। सर गुना करके 10 लाना है और जोड़ मार के 3 लाना है, -10 -3, तो कितना सा आएगा हमको बताइए। 5 से आएगा ना जी। यहाँ लिखेंगे -5x और प्लस 2x। देखिए तो 2 में से 5 जाएगा तो -3, अब प्लस 2 और -5 गुना करेंगे तो 5 दूनी -10, मतलब गुना करके लाना था -10 और जोड़ मार के लाना था -3। तो आगे इस संख्या से यहाँ लिखेंगे -10 अब बराबर में 0। अब दो भाग में आपको बांटना है और कॉमन लेना है। ये दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या बच गया? x -5, क्योंकि x तो बाहर ही निकाल दिए। यहाँ पे 2 प्लस कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचा यहाँ पे? x -5 बराबर में 0। आगे देखेंगे, एक अंदर से x -5 और दूसरा x + 2 बाहर से और बराबर में 0। एक बार आप लिख सकते हो बाबू कि x -5 बराबर 0, 5 बराबर 0 और एक बार x + 2 बराबर 0। तो यहाँ से अगर x का मान देखेंगे तो x का मान कितना आ गया? उधर गया तो 5 और यहाँ x का मान कितना आ गया? -2। तो मूल का मतलब क्या? x के मान ही निकालना है ना। तो क्या लिखेगा लास्ट में कि चूंकि x का मान 5 और x का मान -2, अतः भी नीचे लिख सकते हैं। अतः द्विघात समीकरण का मूल ऐसे लिख सकते हैं, अतः द्विघात समीकरण शॉर्ट में लिखें का मूल्य 5, -2 है। 5, -2 है, मतलब एक मूल 5 है, दूसरा मूल माइनस, क्योंकि द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। तो पहला मूल निकाल दिए, दूसरा मूल निकाल दिए। किसी को दिक्कत? अच्छा, ये मूल निकालें लेकिन कौन विधि से? गुणनखंड विधि से मूल निकलता है, वर्ग विधि से मूल निकलता है, द्विघात समीकरण वाला सूत्र से, द्विघात सूत्र से। मूल कितना विधि से निकाल सकते हो? 3 विधि से, जिसमें आपको कौन सा विधि पूछा बाबू? गुणनखंड विधि। और कौन विधि से निकलता है? वर्ग विधि से। कौन विधि से? वर्ग विधि से। और एक द्विघात सूत्र से भी निकलता है मूल, लेकिन जौन विधि का वर्णन करे उसी विधि में हल करना है। चलिए अगला सवाल एपी का है। ये भी काफी इजी है, कई बार रिपीटेड सवाल है आपके लिए और ये प्रतिदिन आ रहा है लगभग। समांतर श्रेणी में 8 3 -2 ... में प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग। तो सबसे पहले बोलेंगे सर ए जो है प्रथम पद कितना है? 8। अब हमको बताइए डी का मान। तो डी का फॉर्मूला होता है T2 - T1, मतलब T2 मतलब दूसरा पद और T1 मतलब प्रथम पद। तो दूसरा पद कौन है? 3 और प्रथम पद 8, घट गया तो -5। डी का मान पता लग गया। 22 पदों का योग निकालना है, मतलब n कितना दे दिया? 22। तो अब आपको SN का फार्मूला लगा दीजिए। योग निकालना मतलब SN ही ना, फार्मूला n/2 2a + n - 1 × d। अब बताइए बाबू एस n के जगह पे क्या रखे? 22। इसका मतलब हो गया 22 पदों का योग। एस 22 का मतलब क्या हो गया? 22 पदों का योग। n के जगह पर कितना रखे? 22 बटा में 2 ब्रैकेट बंद 2 गुने a के जगह पर 8 प्लस n के जगह पे 22 -1 d के जगह पे -5, इसलिए हम ब्रैकेट यूज कर दिए यहाँ पे। अब देखिए 22 बटा 2 8 दूनी 16 प्लस 22 में से 1 गया तो 21 और गुने में -5 ब्रैकेट बंद। अब 22 बटा 2 16। अब देखिए 5 और 21 में गुना करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 21 × 5 कितना होता है? 105 होता है। 105। अब क्या होगा बाबू? 16 में से 105 घट जाएगा,
बताइए कितना बचेगा? 22/2 गुने माइनस कितना बचेगा, बोलिए जल्दी आप। 105 में से 16 में से 105 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 89 बचेगा। कितना? 89 बचेगा। अब देखिए 2 से 22 कटेगा ना 11 मरतबे, तो इधर कितना हो गया 11 और गुने में माइनस 89। अब गुना करेंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा? 89 गुने 11 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए। जिसको नहीं समझ में आता है गुना कर लो ऐसे। हमको 89 गुने 11 करना है ना जी, तो ऐसे लिखिए। अथी 89 है, हाँ। तो फिर यहां देखिए क्या हो गया, 9 8 9 17 के साथ यहीं पे लिख देते हैं। और फिर यहाँ पे कितना 8 है लास्ट में, और एक पैसा कितना हो गया 9। 900 कौन सी में? माइनस में, क्योंकि माइनस और प्लस गुना करेंगे तो माइनस। जिसको नहीं समझ में आता है ऐसे गुना करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा कि 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, तो 22 पदों का योग ज्ञात कर दिए ना। नीचे क्या लिख देंगे कि अतः 22 पदों का योगफल 900 कितना 979 की 89 पहले बताओ हमरा। 79 89 में बढ़िया से समझना है, ठीक है। 79 89 ये सब चीज कंफ्यूजन होता है, बाद में कोई पूछ देगा नहीं जानेंगे तो वहां भी बेइज्जती हो जाएंगे, इसलिए बढ़िया से सब सारी चीज को समझना है, ठीक है। बोलने आना चाहिए अच्छा से। 89 79 में बड़ा छोटा ये सब फर्क होना चाहिए, बहुत का फर्क होता है। अगला सवाल देखो, चलो एपी सही है, छोड़ो उस सब पॉइंट पे, अपना क्लास के टॉपिक पे आइए। एपी दिया हो -3, -1/2, 2 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। 11वां पद ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको ए का मान कितना दिया बोलिए, -3। और डी का फार्मूला होता है T2 - T1। तो दूसरा पद कौन है बाबू, -1/2, और माइनस पहला पद -3 है, तो -3 बटा कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं। अब देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/1, एलसीएम लेंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ 2 से 2 भागा दें तो 1 आया, गुना करेंगे तो -1, यहाँ से भागा देंगे तो 2, 3 दूनी 6, घटाइए तो कितना आएगा 5/2 आ जाएगा। ये हो गया एन डी का मान। अब एन दिया हुआ है आपको कितना 11, 11वां पद निकालना मतलब टीएन निकालना है। टीएन का फार्मूला ए प्लस n - 1 इंटू डी। टी एन की जगह पर कितना 11, टी 11 लिखा गया तो 11वां पद, टी 11 का मतलब 11वां पद, और ए का मान बोलिए -3 प्लस एन का मान 11 माइनस डी का मान 5/2। अब देखिए बाबू -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 गुने 5/2 से 10 कितना मरतबे 5 मरतबे। चलिए इसको ऊपर कर देते हैं। अब देखिए -3 प्लस 5 और 5 में गुना करेंगे तो अब 25 में से 3 चल जाएगा, अब क्या बचेगा आपको 22 आ गया। तो पूछा कि 11वां पद बताइए, तो लिखिएगा कि अतः समांतर श्रेणी या एपी का 11वां पद। ऐसे लिखना जरूरी है, बेहद जरूरी है, आप लोग ये सब नहीं भुलाइएगा। अतः एपी का 11वां पद 22 है, ठीक है। ऐसे लिखने से फ्रेश पता लग जाता है चेक करने वाला कि किसका आंसर कौन है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट भी बहुत इजी है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालनी है। चलिए क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले सोल्व लिख देते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब चतुर्थांश समझते हैं क्या होता है, वृत्त का 1/4। ये वृत्त हो गया, अगर ऐसे हम बांट दिए तो ये हो गया अर्धवृत्त अर्धवृत्त। अगर इसको हम 4 भाग में एक वृत्त को बांट देंगे तो होता है चतुर्थांश। कौन वाला, एक भाग, कोई एक भाग। हम देखिए यहाँ पे इसको कलर्स भी ले लेते हैं।
देखिए ये जो हम भाइड कर रहे हैं ये हो रहा है वृत्त का चतुर्थांश, ठीक है। ये एक भाग हो गया वृत्त का, 4 भाग वृत्त को किए ना जी, तो किसी एक भाग का निकालना है आपको, किसी एक भाग को निकालना है। किसी एक भाग को निकाल दीजिए। यह हो गया एक भाग। किसका एक भाग हो गया? वृत्त का एक भाग हो गया। 4 भाग में एक भाग हो गया। समझ गए? अब देखिए, तो एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही भाइट वाला का निकालना है, पूरा वृत्त का क्षेत्रफल नहीं निकालनी है। आगे कुछ दिया होगा, इसका परिमाप 25 सेमी। इसका परिमाप मतलब, इसका परिमाप मतलब किसका? वृत्त का परिमाप। आपको दिया है कि वृत्त, एक मिनट, हाँ वृत्त, ऐसे कैसे लिखा? हाँ वृत्त का परिमाप कितना दिया हुआ है बाबू? हाँ 25 सेमी। अब अगर आपको वृत्त का परिमाप 25 सेमी दिया है तो इसे निकाल लीजिए त्रिज्या। क्या निकाल लीजिए? तो वृत्त के परिमाप का फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर 25 सेमी। तो देखिए r का मान रहने दीजिए, तो हो जाएगा 25 बटा 2 पाई सेमी। क्या निकल गया आपको? त्रिज्या निकल गया। वृत्त का परिमाप से हम क्या निकाल लिए? त्रिज्या निकाल लिए। और जब हमको त्रिज्या पता लग गया तो हमको निकालना क्या है? वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। क्या निकालना है? बगल में निकाल देते हैं। वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। कहने का मतलब बाबू कि पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला, और उसको अगर हम 4 से भाग दें तो 1/4 हो जाएगा। आए बात समझ में? ने आप वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और 4 भाग में बांट दीजिए। अपने एक भाग पता लग गया, उसी को क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो हम वृत्त का क्षेत्रफल का फार्मूला लगा के 1/4 से गुना कर दे। 1/4 का मतलब होता है चतुर्थांश, ठीक है। अब 1/4 पाई का मान पाई रहने दीजिए और गुने आर का मान दिया हुआ है। आर का मान कितना है? 25/2 पाई। ऐसे 2 बार लिखना होगा, समझ गए ना? 25/2 पाई। अब तो आसानी से एगो तो कट रहा है बाबू पाई, इसको आप काट दीजिए। अब नहीं कट रहा है तो 25 और 25 में गुना कीजिए तो 625 हो जाएगा। और नीचे सब गुना कीजिए, 2 दूनी 4 और 4 चको 16। नीचे क्या बच गया? पाई। अब चाहते हैं कि जो पाई है वो पाई का मान हम हटा दें, तो पाई का मान हटाएंगे तो क्या करना होगा? गुना भाग करना होगा। यहाँ पे पाई का मान हटाने के लिए पाई का मान रख देना होगा यहाँ पे आखिरी में। या तो पाई का मान यहाँ पे यहाँ हटा लीजिए या पाई का मान यहाँ, लेकिन यहाँ हटाना आसान होगा वहाँ से ज़्यादा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिख सकते हैं कि 625/16 गुने पाई का मान 22/7 हो गया। इसको देखिए हम लिख सकते हैं 625 बटा में 1 लिख सकते हैं ना, और गुने ये 7 ऊपर चल जाएगा और ये 16 गुने 22 नीचे चला आएगा। अब क्या कीजिए? 625 में 7 से गुना कर दीजिए। 625 में 7 से क्या कीजिए? गुना करके ऊपर लिख देंगे, और 16 में 22 से गुना करके कहाँ लिख देंगे? नीचे। और फिर क्या करेंगे? भागा दे दीजिएगा। अब हो जाएगा सोल्व यहाँ से। जो भी आएगा पॉइंट में आएगा तो पॉइंट में आंसर बोल दीजिएगा। तो ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल पता लग गया, ठीक है। गुना आपको छोड़ देंगे क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लग जाएगा। आगे सवाल, आगे भी काफी इजी है। बोला कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है। अब 2 पासा समझते हैं, लिडो का गोटी होता है। अब 2 पासे को एक साथ हम फेंकेंगे तो कुल संभव परिणामों की संख्या 36 लिख देंगे। कुल संभव परिणामों की संख्या कितना हो जाएगा बउआ? 36 हो जाएगा। मतलब 6 गुने 6 6 36 होता है।
तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया ज्ञात कीजिए। दोनों पर, तो दोनों घटना, यहां लिखना होगा ना कि घटना दोनों पासा पर सम संख्या आने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल संभव परिणाम है ना, संभव परिणाम। जगह नहीं है तो हम यहां पे नीचे लिखेंगे। अब दोनों पर सम ही आए तो बोलेंगे दोनों सेम नहीं बोल रहा है, सम संख्या बोल रहा है। सम संख्या समझते हैं ना किसको बोलते हैं, जो दो से कटता हुआ आना चाहिए दोनों पर। जैसे एग्जांपल तौर पर समझिए कि दोनों पे 2 आ जाए, 1 हो गया। 2 4 आ जाए, हाँ 2 6 आ जाए, समझ गए ना। 2 8 कहां, 8 कहां से पासा में आता है, पासा में 6 ही तक अंक होता है ना। फिर हो सकता है कि 4 2 आ जाए, 4 4 आ जाए, और 4 और 6 आ जाए, और फिर 6 2 आ जाए, 6 4 आ जाए, और 6 6 आ जाए। अब आएगा कुछ नहीं आएगा। अब मान लीजिए हम लिखेंगे कि सर 1 2, तो एक ऊपर तो विषम हो जाएगा ना। बोला दोनों पर सम आना चाहिए। जब पासा को फेंके तो आप कुल संभव परिणाम जब 36 को लिखिएगा ना, तो उसमें से दोनों पे सम वाला छाटिएगा तो ही छटाएगा। मतलब कितना हो जाएगा इसकी संख्या कुल, इसकी संख्या कुल कितना हो गया, 9 नहीं हुआ जी। तो बोल सकते हैं ना कि घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या 9, यहां लिख देंगे घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। अब हम प्रायिकता निकालेंगे। प्रायिकता किसकी निकाल रही है, हाँ दोनों पर सम, दोनों पर सम संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या लिखेंगे पहले ऊपर फार्मूला में। फार्मूला लिख रहे हैं यहां पे, तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या और बटा में हाँ कुल संभव परिणामों की संख्या। बटा में कुल संभव परिणामों की संख्या। तो घटना के अनुकूल परिणामों की संख्या कितना, 9, और कुल संभव परिणामों की संख्या 36। 9 चको 36, मतलब कट कुट के कितना आ गया बाबू, 1/4 हो गया। यहां लिख सकते हैं कि चूंकि प्रायिकता 1/4 है। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल भी इजी ही है। समांतर श्रेणी में 3 10 17 24 का कौन सा पद उसके 13वें पद से 84 अधिक होगा। कौन सा पद 13वें पद से 84 अधिक होगा। इसके लिए क्या करोगे, पहले तो a लिखो, a का मान 3, d का मान तो t2 माइनस t1, चलिए t2 का मान 10 माइनस 3 घट गया तो 7। अब 13वां पद पहले निकालिए आप, उसके बाद आगे हल कीजिएगा। तो 13वां पद निकालेंगे, मतलब n का मान यहाँ पे 13 दे दिया, तो हम tn निकालेंगे। tn का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हम यहाँ t 13 लिखे तो 13वां पद निकाल रहे हैं। a का मान 3 और n का मान 13 माइनस 1 और d का मान 7। 3 प्लस 13 में से गया तो 12 गुने 7, बर सत्ते 84, 84 और 3 87। 13वां पद कितना है, प्रश्न क्या बोला कि 13वें पद से 84 अधिक। कौन सा पद 13वें पद से 84 थी, तो 13वें पद में 84 पहले जोड़िए। क्या कीजिए, माना एपी का nवां पद, यहां लिखना होगा कि माना एपी का nवां पद, मतलब अंतिम पद। nवां पद क्या है,
13वें से 84 अधिक, 13वें पद से 84 अधिक है, 13वें पद से 84 अधिक है। तो ये कैसे होगा? 13वें पद से 84 अधिक, मतलब जो TN है वो क्या दिया हुआ? 13वें पद से, 13वें मतलब T13 से 84 अधिक, तो T13 कितना आया? 87 आया। अब प्लस 84 दोनों के जोड़ दिए तो कितना हो गया? 7 4 11 के 1 8 8 16 की 17 171। अगर हम देखो क्वेश्चन पहले समझो, ये आपको AP दे दिया, बोला कि कौन सा ऐसा पद है जो 13वां पद से भी 84 अधिक होगा। तो हमको पता लगा कि 13वां पद पहले कौन आ रहा है, तो 13वां पद आया 87, मतलब ऐसे लिखते जाएंगे तो 13वां पद कौन आएगा? 87, और 87 में हम और 84 जोड़ दें, 87 में और 84 हम तो कौन सा पद हो जाएगा? वो कौन सा पद हो जाएगा? तो कौन सा पद होगा तो हमको पता नहीं है, नहीं पता है इसमें, तो n हमको निकालना है। तो अब हमको n निकालना है, तो Tn का तो मान दिले है, तो Tn का जब फार्मूला लगाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn का मान तो 171 दिया हुआ है, और a का मान तो इसमें दिया हुआ है, ये है 3, और n का मान नहीं दिया हुआ है, और d का मान 7, d का मान क्या हो गया? 7। तो अब देखिए यहाँ पे 171 बराबर 3 प्लस यहां से गुना करेंगे तो 7n और माइनस 7। अब देखिए 171 बराबर 3 में से 7 गया तो -4 प्लस 7n, इधर चला है तो 171 प्लस 4 बराबर 7n, जुड़ गया तो 175 बराबर 7n। 7 से ही कटता है ना, कितना मरतबा कटेगा? 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, उसके बाद या नहीं इतना जब कर ही लिया तो ऐसे लिख दो 175 बटा 7 बराबर n। देखिए 7 दूनी 14, बच गया यहाँ पे कितना? 3 पर 7 5 35, कितना मरतबा कट गया? n का मान कितना आ गया? 25। तो 13वां पद से 84 अधिक कौन सा पद होगा? लिखना, अतः 13वें पद से 84, कितना है? 84 ना 87? हाँ 84 अधिक 25वां पद है, 25वां पद है, आंसर हो गया 25। और आज का आखिरी सवाल देखिए, ये भी बहुत इजी है, मेंसुरेशन से लिया गया सवाल है, और मेंसुरेशन से बहुत सारा सवाल प्रतिदिन आता है 1-2 को, और फार्मूला के साथ कंप्लीट करके रखिएगा तब एग्जाम में भी बन जाएगा। प्रश्न पढ़ते हैं पहले। कहता एक ताड़ जो वृत्ताकार है, एक ताड़ है जो किस रूप में है? वृत्त के रूप में है ताड़। चलिए ये ताड़ है, ये वृत्त रूप में है, की त्रिज्या 42 सेमी। चलिए इसकी त्रिज्या भी दे दिया आपको, इस ताड़ की त्रिज्या कितना सेमी? 42 सेमी। इसे मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इसी ताड़ को मोड़ करके क्या किया गया? देखिए वर्ग बनाया गया, ये वर्ग बन गया, ये वृत्त है। इसी ताड़ को मोड़ करके क्या बना दिया गया? वर्ग बनाया गया। तो वर्ग की भुजा की लंबाई बताइए। तो मान यहां लिख दीजिएगा कि माना कि वर्ग की भुजा को हम x मान लेते हैं, ठीक है, वर्ग की भुजा को x। अब इसी के ना मोड़ के बनाया गया है, तो भाई इसी के मोड़ के बनाए हैं तो इसका परिधि बराबर हो जाएगा। तो लिखना है कि वर्ग का परिधि बराबर नहीं, वृत्त ना, पहले वृत्त है, वृत्त का परिधि बराबर वर्ग का परिमिति, वर्ग का प्रमिति, ठीक है। वृत्त का परिधि और वर्ग का परिमिति आपस में क्या हो जाएंगे?
बराबर हो जाएंगे और दोनों के क्या करना है, फार्मूला लगा देना है, बस यही आखिरी सवाल है। अच्छा, इसमें 29 प्रश्न नहीं आया लग रहा, 28 के बाद 30 चला है ना। चलो ठीक है, देख लेंगे, अगर नहीं आएगा तो उसको सोल्व कर देंगे। हाँ, तो वृत्त का परिधि फार्मूला होता है 2 पाई r बराबर, इसका होता है 4 गुने भुजा, होता है ना वर्ग का परिमिति जी, या वर्ग परिमिति नहीं समझ में आ रहा, परिमाप लिख दो शॉर्ट में, परिमाप हो गया। अब देखिए 2 पाई का मान 22/7 और r का मान 42 सेमी, अब बराबर 4 गुने भुजा, ये x रखना है x रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, 7 छक 42। अब देखिए यहां लिख सकते हैं ऐसे कि सर 6 दूनी 12 गुने 22 बराबर 4 गुने भुजा, ये 4 को बटा में लेके चला है क्या हम, तो 4 बटा में आ गया, तो यहाँ क्या बच गया, अब भुजा बच गया। 4 से 12 3 मरतबे कट रहा है, 22 दिया 66, तो बताइए इस वर्ग का भुजा कितना हो जाएगा, लिख दिया, अतः वर्ग का भुजा 66 सेमी है। सेमी नहीं बुलाना है, सेमी लिखना ही है, अगर कहीं सेमी छोड़ दें तो उसको सेमी लिख लीजिए आप। अतः वर्ग का भुजा 66 सेमी है। चलिए एक क्वेश्चन और रह गया इसमें ना, कितना नंबर क्वेश्चन से वो, शायद वो लगता है क्रॉप ही नहीं हुआ है क्या, 10 है ना, 11 तो ठीक तो है इसमें। हाँ यहाँ पे छूट गया ये, देखिए ये है 29 वाले सवाल। चलो तो इसको सीरीज वाइज में रखते हैं, इसको यहाँ 28 के बाद आएगा ये 29। चलिए देखिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध करने वाला है, त्रिकोणमिति से सवाल है, सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा सेक थीटा माइनस बराबर लाना है 1 प्लस, तो हम यहाँ लिखेंगे LHS बराबर दिया हुआ है सेक थीटा प्लस tan थीटा बटा में सेक थीटा माइनस tan थीटा। ऐसे सवाल को बड़ा इजी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, जब सेक और tan रहे और साइन में लाना है तो पहले तो साइन और कॉस के फॉर्म में चले जाओ, ठीक है। जब भी रहे ये माइंड में सेट कर लेना है बाबू कि हमको सेक दिया tan दिया लाना है साइन में, तो हमको सेक से साइन में जाने का इजी फार्मूला पता है। पता है कि सेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 बटा कॉस थीटा होता है ना, प्लस tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है। किसी को दिक्कत, यह हम बस ऊपर वाला की फार्मूला लिखे हैं, बटा है बटा दे दिए, नीचे वाला देखिए सेक थीटा का फार्मूला भी वही होगा ना, 1 बटा कॉस थीटा और माइनस साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। अब बताइए कि सर ऊपर वाला जो है भिन्न का जोड़ के जैसा लग रहा है, नीचे वाला भिन्न के घटाव के जैसा लग रहा है, बस यही ना फर्क है आपको यहाँ पे। तो बोलेंगे सर ऊपर वाला के हम बनाते हैं पहले, कॉस थीटा और कॉस थीटा का एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा ना बाबू। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया तो एक बचा, और एक में गुना करेंगे तो एक ही होगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। कॉस से कॉस कट गया तो एक बचा, गुना करेंगे तो साइन थीटा हो गया। चलिए यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, नीचे लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सेम तो है, खाली बीच में माइनस पड़ जाएगा, सेम ही ना जी, वो जोड़ था ये घटाव था, तो जहाँ ची प्लस को माइनस कर दिए, ये तो फिर घटाव बना लीजिए। नीचे कॉस थीटा से कॉस थीटा काट सकते हो, काट सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बच गया आपके पास, इस जगह ने इधर लिख देते हैं, आपके पास बच गया 1 प्लस साइन थीटा और बटा 1 माइनस साइन थीटा बच गया। बोलेंगे सर ये तो लाना नहीं हमको है, जब ये नहीं लाना है तो परमीकरण कर दो, आगे आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। अब बताइए 1 प्लस साइन थीटा, ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे
1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा गुना करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी का फार्मूला पे बन गया ये। अब क्या करेंगे 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर रहने दीजिए, इसका होता है a का माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पता है नीचे वाला का फार्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों पर स्क्वायर है तो एक ही ब्रैकेट के अंदर रख दो, जब दोनों पे है तो एक ही ब्रैकेट के अंदर आप लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों पर स्क्वायर है तो यहां लिख सकते हैं कि सर LHS बराबर LHS बराबर RHS हमने लाया, ये हम प्रूव्ड करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, यह हमने साबित किया कि LHS बराबर RHS है। ठीक है, तो जरूर ये देखो ऐसा सवाल जब देता है ना सेक टाइन सब में, तो लोग को लगता है कि नहीं कहाँ से चेंजिंग हुआ। कुछ मत करो, तुम ये ध्यान रखो कि सेक से हमको साइन में जाना है तो ऐसा कोई फार्मूला बना हुआ है, उसको पकड़िए और लिखिए सीधा। जब ये लिखा गया तो ऐसे ही लगता है कि ऊपर वाला भिन्न के जोड़ हो गया, नीचे वाला भिन्न के घटा हो गया। इसको हल किए तो देखें इस टाइप के आगे अगर यही देने रहता यहाँ पे तो आंसर हो जाता, लेकिन और आगे बोला तो हम परिमेयकरण देख लिए करके। यहाँ लिख सकते हैं आप कि अतः 1 प्लस साइन थीटा से गुना और भाग करने पर, ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, ऐसा करके इंडिकेट कर सकते हैं कि ये कहाँ सब किए हैं ऐसा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि 1 प्लस साइन थीटा से गुना और भाग करने पर। तो हो गया क्लियर, किसी कोई दिक्कत। और सारे प्रश्न का हम प्रतिदिन बनाते हैं कि तब तक घर में अभ्यास कीजिए जब तक के वो आपको समझ में नहीं आ जाए। कल भर इस मॉडल का और क्लास है।